हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की वीडियो में हम अधिगम के अंदर अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे थे और उसके अंदर आज हम पावलोव का सिद्धांत पढ़ेंगे। पावलोव का अनुबंधन थ्योरी, ठीक है, या फिर इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कह देते हैं, ठीक है। तो वो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे और इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन है या फिर नए क्वेश्चन बनने की संभावना है या फिर अदर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन, मतलब टेट एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, उसमें इस सिद्धांत से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। उन सभी क्वेश्चनों के आंसर को शामिल करते हुए, ठीक है, उनकी सभी की थ्योरी शामिल करते हुए और बहुत सारी मतलब क्या है क्वेश्चन लगाने के बाद या बहुत सारे क्वेश्चनों को देखने के बाद इसको सिद्धांत को हमें इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब भी नया क्वेश्चन आए तो हम क्या है उसको आसानी से कर रहे हों, ठीक है भाई। और एक बात और बता दें कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि कोर्स जो है वो आप रेगुलर क्लासें अपलोड कीजिए। तो दरअसल रेगुलर क्लासें अपलोड होंगी, ठीक है, लेकिन दरअसल उसमें क्या है थोड़ा टाइम लग जाता है। अभी स्कूल में टाइम देना पड़ता है तो उसकी वजह से, और एक क्लास को शूट करने में कम से कम मान लीजिए 40 मिनट की क्लास है तो उसको शूट करने में कम से कम क्या है बनाने में, वीडियो बनाने में उसकी क्या है कम से कम 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। उसके बाद एडिटिंग एक्स्ट्रा करनी पड़ती है और गांव में रहने के कारण अपलोडिंग स्पीड बहुत कम है, तो वो सारी मतलब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं। मतलब यदि हम 3 वीडियो देंगे तो कम से कम हमारे पास 6 घंटे का समय होना चाहिए, ठीक है, तभी हम 3 वीडियोज़ प्रोवाइड करवा पाएंगे। लेकिन उसकी भी कोशिश करेंगे हम कि क्लासें पूरी 3 की 3 ही आपको मिले, यानी मैथ्स की, साइंस की और ये जो हमारे पास साइकोलॉजी है, इन तीनों की क्लास मिले, ठीक है। ऐसी हम कोशिश करेंगे। तो घबराइए मत, आपका जो पेपर आने से पहले, ठीक है, ये सिलेबस आप कवर कर चुके होंगे बढ़िया ढंग से, ठीक है। मतलब आप किसी भी यूट्यूब पे जो भी मॉक टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर हल करवाए जाते हैं, ठीक है, या कोई भी क्वेश्चन की स्लाइडों द्वारा आपको समझाया जाता है विभिन्न यूट्यूब चैनल पे, तो आप यदि ये सिद्धांत यहाँ से पढ़ लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप आसानी से कर पाओगे, चाहे किसी ने भी करवाया हो, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, सबसे पहले हमारे पास है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ये सिद्धांत किसने दिया था? सबसे पहले हमें उसका नाम याद रखना है, इवान पी पावलोव, ठीक है, इसे हम पावलोव ही कह देते हैं, पावलोव का सिद्धांत। ये सिद्धांत इन्होंने 1904 के अंदर दिया था और इसमें क्या है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। यानी ये सिद्धांत बहुत लोकप्रिय हुआ था, इसकी लोकप्रियता को देखते हुए क्या है नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और ये सीखने सिखाने में क्या है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ था। अब देखिए भाई, इवान पी पावलोव का सिद्धांत के नाम क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले जब हम कोई भी सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसको किन किन नामों से जाना जाता है, तो वो सारे हमें क्या है नाम एक साथ ही याद कर लेने हैं। सबसे पहला है हमारे पास क्लासिकल अनुबंधन, ठीक है भाई। क्लासिकल अनुबंधन इस सिद्धांत को कह देते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, इसको शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं, इसे संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत भी कहते हैं, इसे संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, परस्पर अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, या फिर अकेले अनुबंधन का सिद्धांत, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या फिर अनुबंधन का सिद्धांत इसे कह दिया जाता है। यहाँ पे दोबारा ये आ गया अनुबंधन का सिद्धांत, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये क्या है, हमें सारे नाम इसके याद कर लेने हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा अनुबंधन शब्द जो है वो बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, ठीक है। तो यानी अनुबंधन की बात होगी तो अनुबंधन की बात सबसे पहले कौन करेगा? इवान पी पावलोव करेगा, ठीक है भाई। अनुबंधन क्या होता है, किस तरीके से अनुबंधन कोई वस्तु अनुबंधित होती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास इसलिए क्या है अनुबंधन का जनक किसे कहा गया? पावलोव को कहा गया, क्योंकि इन्होंने अनुबंधन को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो अनुबंधन का जनक ध्यान रखना आपको पावलोव है, ठीक है। और ये क्या है एक शरीर शास्त्री थे, ठीक है। शरीर शास्त्री मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं वैसे ही ये क्या है शरीर शास्त्री थे। शरीर से संबंधित इनके पास ज्ञान बहुत था और इनका प्रयोग जो था वो कुत्ते पर किया गया। कुत्ते में एक क्या है उसके गले के अंदर पैरोटिड ग्रंथि होती है, पैरोटिड ग्रंथि, ठीक है भाई, लार ग्रंथि। तो उसका इन्होंने ऑपरेशन करके ये सिद्धांत दिया था, ऑपरेशन करके उसकी लार का अध्ययन किया, कुत्ते के स्वभाव का अध्ययन किया, फिर क्या है ये सिद्धांत दिया गया। इसलिए इसमें कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया गया? पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके ये सिद्धांत दिया गया। ये किस पे प्रयोग किया गया? कुत्ते पर किया गया। अनुबंधन का जनक किसे कहते हैं? पावलोव को कहते हैं। पावलोव क्या थे? शरीर शास्त्री थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। पावलोव निम्न में से क्या है? एक मनोवैज्ञानिक हैं और इसमें शरीर शास्त्री हैं या फिर केमिस्ट हैं, मतलब रसायन शास्त्री हैं, ऐसा कुछ 3-4 ऑप्शन दे दिए थे। तो वहाँ पे शरीर शास्त्री एक ऑप्शन था, तो वो हमें टिक करके आगे बढ़ना था। अब देखिए
ये हमें नाम क्या है इसके याद रख लेने हैं। इसे एस टाइप लर्निंग भी कहते हैं, एस टाइप लर्निंग। एस टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे स्टिमुलस को महत्वपूर्ण माना गया, स्टिमुलस, ठीक है भाई, यानी उद्दीपक। उद्दीपक जो है उसको महत्वपूर्ण माना गया है, इसलिए क्या है पहले क्या है उद्दीपक की बात होती है, उद्दीपक से ही क्या है उसका अनुबंधन करवाया जाता है। तो इसलिए क्या है यहाँ पे इसे एस टाइप लर्निंग भी कहते हैं, यानी स्टिमुलस टाइप लर्निंग, ठीक है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। एस टाइप लर्निंग किसकी है, पावलोव की है, ठीक है भाई। इस सिद्धांत को शॉर्ट में एस टाइप लर्निंग भी कह देते हैं। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, सिद्धांत की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने देख ली। अब ये सिद्धांत है क्या, इसके बारे में हमें पढ़ना है। उस पढ़ने से पहले हमें क्या है, दो चीज़ों का पता होना चाहिए कि अनुक्रियाएं जो हैं वो दो तरह की, पावलोव ने अनुक्रियाओं को दो तरह का बताया। एक तो स्वाभाविक अनुक्रिया, एक अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है भाई। एक तो हमारे पास क्या है स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरी है अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, ये जन्मजात होती है, और यहाँ पे अस्वाभाविक क्या है, अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती है, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या है, आपको मान लीजिए भूख लगी है, आपको कहीं भोजन दिख जाता है तो आपके मुंह में क्या है पानी आ जाता है, मिठाई दिख जाती है कुछ भी, ठीक है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो आप भोजन को सीधे देख करके, मिठाई को सीधे देख रहे हो आप प्रत्यक्ष आंखों से, तो वहाँ पे जो क्रिया हो रही है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास स्वाभाविक अनुक्रिया। वहाँ पे जो लार आ रही है, ठीक है, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, ठीक है, वो क्या है जन्मजात है हमारे पास, ठीक है। वो किसी ने हमें सिखाया नहीं कि मिठाई को देखते ही हमारे मुंह में पानी आना चाहिए, वो ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है। वो क्या है एक हमारे अंदर होने वाली सेल्फ होने वाली, मतलब अपने आप होने वाली, सव्य होने वाली क्रिया है, ठीक है। उसको हम कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया, जो जन्मजात होती है, ठीक है। जन्म से छोटे बच्चे के अंदर होती है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ स्वाभाविक अनुक्रियाएं होती हैं। तो ये होती है स्वाभाविक अनुक्रिया, ये जन्मजात होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भोजन को आप प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो, सीधा आपके सामने भोजन रखा हुआ, आपके मुंह में पानी आ गया, तो वो जो उसके प्रति आप भोजन के प्रति अनुक्रिया कर रहे हो, वो हमारे पास कहलाती है स्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, अर्जित व मनोवैज्ञानिक होती है। मतलब मान लीजिए अब क्या भोजन को हटा दिया गया और आपके सामने क्या है, आपके सामने मान लीजिए मिठाई का एक चित्र प्रस्तुत कर दिया गया, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया चित्र है, आप देख रहे हो उसे, और आप चित्र को देखते हुए आपके मुंह में क्या पानी आ गया, ठीक है, कि मिठाई बहुत अच्छी है, भूख लग रही है, जैसे खाने का मन कर गया आपका, ठीक है। तो वो जो अनुक्रिया है वो है हमारे पास कौन सी अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है भाई। अस्वाभाविक अनुक्रिया अर्जित और मनोवैज्ञानिक होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आई। अनुक्रियाएं स्वाभाविक जो क्या है प्रत्यक्ष रूप पे उद्दीपक हमारे सामने होता है तब होती है, या फिर जन्मजात होती है। अस्वाभाविक जब हमारे पास स्पष्ट उद्दीपक उस कंडीशन में हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, ठीक है, या फिर उससे पहले हमारे जो है संबंध किसी और उद्दीपक से बन जाता है। पहले मान लीजिए मिठाई दिखाई हमें, फोटो दिखाया मिठाई का, उसके बाद मिठाई आ भी जाए तो भी हमारे पास वो क्या है अस्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। उसके बाद देखिए, यदि हमारे पास यहाँ पे इसके अंदर क्या है, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे। यहाँ पे ये जो प्रयोग है, ये पावलोव ने एक क्या है कुत्ता लिया था, ठीक है, एक कुत्ते के ऊपर ये प्रयोग किया। अब क्या किया इसने, इस डॉग को एक क्या है जंजीरों से बांध दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा होगा, ठीक है, आपको दिखाएंगे आज चित्र जरूर। पिछली वीडियो में हम चित्र बताना भूल गए थे, यहाँ पे चित्र आपको, इसलिए वहाँ पे थंबनेल के ऊपर मैंने चित्र वो लगा दिया था, आप देख पा रहे होगे उसे। तो अब यहाँ पे देखिए आप कि इसमें क्या है, जब पावलोव ने कुत्ते को बांधा और कुत्ता मान लीजिए भूखा है, ठीक है, उसे भूख लग रही है कुत्ते को, तो अब क्या है पावलोव क्या करता है कि इसके सामने क्या है, पहले घंटी बजाता है और फिर इसके सामने भोजन लाता है। पहले क्या करता है, मान लीजिए पावलोव क्या करता है, मान लीजिए पावलोव जो है पहले क्या करता है, घंटी बजा रहा है, ठीक है, कोई भी उसके पास घंटी है, वो भोजन उसको देने से पहले क्या है घंटी बजाता है, फिर उसके सामने भोजन ले आता है। तो भोजन को देखते ही क्या है कुत्ते के मुंह में लार आती है, और उस लार की मात्रा को क्या है पावलोव जो है वो चेक करता है, कितनी लार आई और कितने समय में आई, ठीक है, ये सारी चीज़ें वो नोट कर रहा था। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट टाइम भी इसने ऐसा ही किया, पहले घंटी बजाई फिर से भोजन लाया, ठीक है। तीसरी बार भी इसने वैसा ही किया, पहले घंटी बजाई फिर उसके सामने कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करा, फिर से उसे लार आई, ठीक है। ऐसे बहुत बार ये अनुक्रिया दोहराते गया, ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस है वो बार बार दोहराते गया। और लास्ट में क्या है, एक समय ऐसा आया कि जब मात्र घंटी बजाई उसने, ठीक है, मात्र घंटी बजाई, उसके सामने भोजन प्रस्तुत नहीं किया, ठीक है, फिर भी क्या है कुत्ते के मुँह में लार उत्पन्न हो गई थी, कुत्ते के मुंह में फिर भी लार उत्पन्न हो रही थी। अभी उसने भोजन नहीं लाया, लेकिन कुत्ता शायद समझ चुका था, उसके शायद मस्तिष्क में पैटर्न बन चुका था कि अभी भोजन आएगा,
क्योंकि पहले घंटी बज रही थी तो लगातार उसके बाद भोजन आता था, अब भी उसे लग रहा था कि घंटी बजने के पश्चात क्या है भोजन आएगा, तो इसलिए वो क्या है लार टपकाने लगता है। ठीक है भाई, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इससे पावलोव ने कहा कि अब ये इसका अनुबंधन हो चुका है। ठीक है, यानी धीरे धीरे क्या है उसने भोजन को हटा दिया, अकेली घंटी के साथ वो अनुक्रिया देने लगा। यानी पहले जो रिस्पॉन्स हो रहा था वो भोजन को देख करके हो रहा था, पहले घंटी के प्रति नहीं था। पहली बार जब उसने घंटी बजाई तो उसको लार नहीं आई जब तक कि भोजन सामने नहीं आया, भोजन सामने देखते ही फिर उसकी लार आई। लेकिन जैसे दूसरी बार किया तो दूसरी बार भी घंटी के प्रति लार उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन ये लगातार प्रक्रम दोहराने के बाद धीरे धीरे एक कंडीशन ऐसी आई कि जब कुत्ता जो है वो घंटी बजते ही, घंटी को सुनकर, घंटी की आवाज़ सुनकर ही क्या है लार टपकाने लगता है। ठीक है, अभी कोई बेल बजाई उसने, उस बेल को सुनते ही क्या है लार टपकाने लगता है, क्योंकि उसके पता चल जाता है कि इसके जस्ट बाद भोजन आने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है भोजन को हटा दिया उसने, और वो अनुक्रिया जो भोजन के प्रति हो रही थी, अब वो अनुक्रिया किसके प्रति कर रहा है कुत्ता, अब वो अनुक्रिया जो है वो घंटी के प्रति कर रहा है। ठीक है, इसे ही क्या है अनुबंधन कहा, पावलोव ने इसे ही क्या कहा अनुबंधन कहा। अब वो अनुबंधन घंटी की आवाज़ और जो लार के बीच क्या है एक अनुबंध बन गया। ठीक है, यानी जो हम क्रिया कर रहे थे उसके प्रति जो अनुक्रिया हो रही थी, ठीक है भाई, अनुक्रिया हो रही थी, यानी रिस्पॉन्स जो था अब वो रिस्पॉन्स भोजन के प्रति ना होकर के किसके प्रति होने लगा, घंटी के प्रति होने लगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं अनुबंधन कहते हैं। ठीक है भाई, क्या कहते हैं अनुबंधन कहते हैं, यानी एक बॉन्डिंग बन गई। इसी तरीके से क्या है अधिगम जब हम करेंगे तो इस अनुबंधन का उपयोग हम वहाँ पे भी करेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पे हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो बेसिकली घंटी, इसमें 3 शब्द आएंगे, एक तो घंटी आएगा, भोजन आएगा और एक लार आएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि घंटी जो बज रही है वो क्या है अस्वाभाविक है, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं है, वो अस्वाभाविक है, उसके प्रति अनुक्रिया नहीं हो रही। लार जो है वो तो भोजन के प्रति आती है, लेकिन फिर उसका हमने अनुबंधन करवा के घंटी के प्रति हमने क्या है कुत्ते से लार उत्पन्न करवाई। ठीक है भाई, तो इसलिए क्या है यहाँ पे जो घंटी है इसको हम कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, यानी इसको अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, और अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो कंडीशनल स्टिमुलस होता है, कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है भाई, यानी इसे हम कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक। घंटी को क्या कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक, क्योंकि घंटी और लार के बीच क्या है एक अनुबंध बना, तो इसलिए हम क्या है घंटी को क्या कहेंगे अनुबंधित उद्दीपक, और उसके प्रति, घंटी के प्रति जो अनुक्रिया हो रही है उसे हम क्या कहेंगे अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए भोजन, भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है। यदि भोजन के प्रति लार उत्पन्न हो रही है तो भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, क्योंकि हमें भोजन के साथ इसका अनुबंधन नहीं करवाना, इसलिए ये अनकंडीशनल स्टिमुलस है। इसे क्या कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है भाई, अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है भाई, इसका हमें इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं यूएस भी कह देते हैं। यूसीएस का मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, और यूएस का मतलब ही अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है। कई बार यूसीएस लिखा हुआ आ जाता है, कई बार यूएस लिखा हुआ आ जाता है, बात एक ही है। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए तीसरा है हमारे पास लार। लार यदि क्या है स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति हो रही है तो इसे स्वाभाविक अनुक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे स्वाभाविक अनुक्रिया। यदि वो भोजन के प्रति हो रही है, क्योंकि भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था, तो इससे जो लार उत्पन्न होगी वो भी क्या है हमारे पास स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है भाई, इसे यूसीआर कहते हैं, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है भाई, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है, हमें भोजन के साथ इसका अनुबंधन नहीं करवाना था, हमें तो घंटी के साथ अनुबंधन करवाना था। तो यहाँ पे आप देखिए इसलिए क्या है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाता है। इसे हम शॉर्ट में यूआर भी कह देते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी। यूसीआर को यूआर भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए 3 चरण हमें खास तौर पे इसके अंदर ध्यान रखने हैं पावलोव के अनुप्रयोग में। कौन कौन से देखिए आप। सबसे पहले हमारे पास यूसीएस। यूसीएस का मतलब क्या है भोजन, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी जिसका हम अनुबंधन नहीं करवाना चाहते। ठीक है, वो कौन सा है हमारे पास स्वाभाविक उद्दीपक होगा, और इसको यहाँ पे आप देखिए अनकंडीशनल स्टिमुलस कौन सा है भोजन। भोजन को हम अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, और इसके प्रति अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, यानी भोजन के प्रति क्या है स्वाभाविक क्या है अनुक्रिया हमारे पास क्या है लार उत्पन्न हो रही है कुत्ते की। ठीक है भाई, तो कुत्ते का लार आना जो है वो यूसीआर कहलाएगा, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगा, क्योंकि ये लार भोजन को देख करके आ रही है, इसलिए इसे अनकंडीशनल कह दिया। ठीक है भाई, उसके बाद जब सीएस, यानी पहले हम सीएस यानी घंटी बजाएंगे, फिर उसके बाद हमने भोजन दिया,
पहले हमने घंटी बजाई, पहली बार तो कुत्ते को भोजन दे दिया जाता है। पहले प्रयोग पावलोव ने क्या किया, पहले भोजन के प्रति उसे लार उत्पन्न करना सिखाया, ठीक है, भोजन को देख के कुत्ता लार उत्पन्न करता था। फिर क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया, भोजन देने से पहले ठीक क्या है 2 या 3 सेकंड पहले घंटी बजा दिया करता था, बेल बजाया करता था। बेल बजाने के बाद क्या है, उसके सामने भोजन रखा जाता, तो पहले बेल बजा दी, घंटी बजा दी, CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस, इसके साथ क्या हम इसका अनुबंधन स्थापित करना चाहते हैं। अब देखिए उसके घंटी बजाने के बाद हमने क्या किया, उसके सामने भोजन तो हमें लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जो क्रिया है वो भोजन के प्रति हो रही है, घंटी के प्रति नहीं, ठीक है भाई। घंटी तो अभी हमने बजाना स्टार्ट किया है, अभी इसमें अनुबंधन नहीं बना, तो इसलिए भोजन के प्रति अभी भी अनुक्रिया हो रही है, तो इसको हम कहते हैं UCR, ठीक है भाई, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि अभी भी ये क्या है, भोजन के प्रति हो रहा है, अभी भी ये कंडीशनल नहीं बना, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद हमने क्या किया, लास्ट स्टेप में हमने इस भोजन को गायब कर दिया, ठीक है। हमने क्या है, बहुत बार ये प्रयोग दोहराने के बाद हमने एक बार क्या है अकेले ही घंटी बजाई, एक बार क्या है अकेले घंटी बजाई, तो घंटी बजाते ही हम क्या देखते हैं कि कुत्ता लार उत्पन्न करने लगता है, कुत्ते के मुंह में लार आने लगती है, ठीक है भाई। तो लार आना ये किसके प्रति क्रिया हो रही है, घंटी के प्रति, क्योंकि इस बार तो हमने भोजन लाए नहीं हम, तो इस घंटी के प्रति लार जब उत्पन्न होती है तो घंटी को हम कह देते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, यानी क्या कहते हैं इसे, कंडीशनल स्टिमुलस, यानी घंटी को अस्वाभाविक उद्दीपक ये क्या है, कंडीशनल स्टिमुलस होता है। तो अस्वाभाविक उद्दीपक कंडीशनल स्टिमुलस, और इससे प्रति क्या है कंडीशनल रिस्पॉन्स हमें मिलेगा, यानी लार उत्पन्न होगी, यानी इससे हमें क्या है अनुबंधन यहाँ पे स्थापित हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे अनुबंधन स्थापित हो जाएगा, यानी कुत्ता जो है वो घंटी की आवाज़ सुनते ही लार टपकाना धीरे धीरे सीख जाता है। और यही पावलोव क्या है सिखाना चाहता था कुत्ते के ऊपर प्रयोग करके सिखाना चाहता था कि क्या जो अनुक्रिया ये भोजन के प्रति कर रहा है, क्या वो अनुक्रिया को हम धीरे धीरे प्रतिस्थापित करके घंटी के साथ करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते, ठीक है भाई। तो ये इसमें क्या कहा, जब घंटी को बजाते ही लार टपकाने लगे तब जो है वो पावलोव ने कहा कि अब अनुबंधन जो है वो स्थापित हो चुका है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये जो प्रयोग है पूरा अनुबंधन का प्रयोग किया गया था कुत्ते के ऊपर, ठीक है भाई। अब देखिए भाई, इस प्रयोग में हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि भोजन जो है एक बार क्या है पूछा जाता है पेपर में, ठीक है, कई बार पूछा गया है, एक बार रिट के एग्जाम में शायद पूछा गया कि भोजन को क्या कहते हैं, ठीक है, और घंटी को क्या कहते हैं। तो भोजन को आपको ध्यान रखना है स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, क्योंकि भोजन खुद एक भोजन हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तब वो लार टपकाएगा, तो इसका मतलब भोजन जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक है, ठीक है। भोजन को हम क्या कहते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक, और क्योंकि हम इसका अनुबंधन स्थापित नहीं करना चाहते इसलिए इसे अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं, अनानुबंधित उद्दीपक, क्योंकि उसके साथ तो हमें अनुबंधन स्थापित करने की जरूरत ही नहीं। भोजन के प्रति तो कुत्ते का पहले से ही क्या है अनुबंधन हो रखा है, भोजन को देखते ही वो उसकी तरफ भागेगा, ठीक है, जाएगा, लार टपकाएगा, वो तो पहले से क्या उसका अनुबंधन हो चुका है, तो इसलिए हम क्या है इसे अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं, ठीक है भाई। अनानुबंधित उद्दीपक मतलब हमें भोजन के प्रति उसकी अनुक्रिया जो है वो कंडीशनल नहीं करनी, यानी हमें भोजन के प्रति उसकी अनुकूलित अनुक्रिया नहीं चाहिए, हमें तो घंटी के प्रति उसकी अनुकूलित अनुक्रिया चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए घंटी को अस्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, क्योंकि हम उसके सामने प्रत्यक्ष तौर पे भोजन नहीं लेके जाते, अकेला घंटी की आवाज़ के साथ उससे लार उत्पन्न करवा रहे हैं, ठीक है, लास्ट वाली कंडीशन में। तो इसे हम क्या कहते हैं अनुबंधित उद्दीपक, क्योंकि हमें घंटी और लार के बीच क्या है अनुबंधन स्थापित करना था, इसलिए इसे अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। और घंटी को देख करके जो कुत्ता लार उत्पन्न कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए भाई हमारे पास आ जाता है अनुबंधन प्रक्रिया। अब अनुबंधन प्रक्रिया के अंदर जब हम इसे डेप्थ में थोड़ा और जाके पढ़ते हैं, वैसे तो इतना ही है प्रयोग ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में जाकर के पूछा जाता है, तो वो भी थोड़ा आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब ये NCERT की बुक्स में ये आपको मिल जाएगा, 11th-12th की जो बुक होती है उसमें क्या है अनुबंधन प्रक्रिया को 2 तरह का बताया गया है कि अनुबंधन जो है अनुबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत 2 चरण आते हैं, एक तो अर्घवर्ती, ठीक है, अग्रवर्ती, ठीक है भाई, एक क्या है हमारे पास अग्रवर्ती यानी फॉरवर्ड, और एक है हमारे पास पश्चगामी यानी डिलेट, ठीक है भाई। ये 2 हमारे पास 2 तरह के हम अनुबंधन दे सकते हैं, उसे 2 तरीके से अनुबंधन स्थापित किया जा सकता है। देखिए आप सबसे पहले, अब जब अग्रवर्ती क्या होगा, जब हमारे पास घंटी हम पहले बजाएंगे, घंटी हमने पहले बजाई, उसके बाद उसे क्या है भोजन दिया,
घंटी यदि हम पहले बजा के कुत्ते को भोजन बाद में दे रहे हैं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अग्रवर्ती या फॉरवर्ड। ठीक है, डिलेड हम किसे कहते हैं, पश्चगामी किसे कहते हैं, यदि घंटी भोजन के बाद बजे। ठीक है, पहले हमने क्या है कुत्ते को भोजन दे दिया, उसके बाद हम घंटी बजा रहे हैं। ठीक है, तब हम इस अनुबंधन को क्या कहते हैं, पश्चगामी अनुबंधन कहते हैं। ठीक है भाई, यानी घंटी जो है वो यदि भोजन देने से पहले बजाई जाती है तो अग्रवर्ती, यदि बाद में बजाई जाती है तो पश्चगामी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये पश्चगामी तो सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, पश्चगामी घंटी भोजन के बाद, इसका मतलब ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद फॉरवर्ड यानी अग्रवर्ती जो है ये 3 तरह से दिया जा सकता है। ठीक है भाई, ये 3 तरह से अनुबंधन किया जा सकता है। किस तरीके से, एक है हमारे पास सहकालिक यानी साइमल्टेनियस, यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा साइमल्टेनियस, और अवशेष ट्रेस, और विलंबित डिलेड। ठीक है, विलंबित। ठीक है भाई, विलंबित डिलेड। अब यहाँ पे आप देखिए सहकालिक के अंदर क्या होता है, सहकालिक अनुबंधन क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम घंटी और भोजन दोनों ही साथ साथ देना स्टार्ट करते हैं। यानी जैसे ही हम कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करने जाते हैं वैसे उसी समय हम क्या है घंटी बजा रहे होते हैं। ठीक है भाई, जब हम कुत्ते को भोजन देना स्टार्ट करते हैं उसी समय घंटी की आवाज़ भी उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसके अंदर आता है, सहकालिक, मतलब दोनों का काल एक है, सहकालिक है। भोजन CS यानी कंडीशनल स्टिमुलस, और US मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस, ये हमारे पास भोजन, और ये US का मतलब घंटी है। ठीक है भाई, CS का मतलब घंटी और US का मतलब भोजन है। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अवशेष में क्या होता है, अवशेष में आप देखोगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घंटी बजाएंगे। जब घंटी बजना, यहाँ पे आप देखो, जब घंटी बजना, यहाँ पे देखिए घंटी बजना समाप्त हो गई तो तब हमने क्या है ये भोजन उसके सामने ले आए। यानी पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक कितने समय तक घंटी बजाई, घंटी जैसे ही बजना बंद हुई तो हमने उसके सामने क्या रख दिया, भोजन रख दिया। ठीक है भाई, तब हमने उसके सामने भोजन रख दिया, और यहाँ पे दोनों साथ साथ ही ले जा रहे थे। यहाँ पे आप तीसरी विलंबित कंडीशन के अंदर देखिए कि पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम घंटी बजा रहे हैं, और घंटी बजाते वक्त बीच में ही क्या हम उसे भोजन दे देते हैं। जैसे ही घंटी बज रही होती है बीच में हम उसके सामने भोजन भी प्रस्तुत कर देते हैं। यानी प्रथम यहाँ पे आप देखिए ये कुछ इतना गैप समय का दे करके, इतना समय का गैप दे करके, यानी 2 या 3 सेकंड बाद हम क्या है उसके सामने क्या है भोजन भी प्रस्तुत कर देते हैं। यानी पहले घंटी बजाते हैं 2-3 सेकंड पहले, उसके बाद क्या है हम उसे भोजन दे देते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा अनुबंधन कहाँ पे बनेगा, या सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग अच्छी कहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि पश्चगामी अधिगम के अंदर, पश्चगामी में क्या होगा, पश्चगामी अनुबंधन के अंदर क्या होगा, घंटी भोजन के बाद जो है बजाई जाएगी। तो जब उसने कुत्ते ने भोजन उसके सामने आ गया, भोजन उसने खा लिया, तो उसके बाद तो चाहे उसके सामने घंटी बजाओ, ड्रम बजाओ, कोई इसके ऊपर फायदा नहीं होने वाला। ठीक है भाई, यानी अनुबंधन नहीं होने वाला। ठीक है, चाहे आप बीच में घंटियाँ बजाते रहो, ढोल बजाते रहो, कुछ भी बजाते रहो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पश्चगामी के अंदर जब घंटी भोजन के बाद बज रही है तो कोई उसका औचित्य रहेगा ही नहीं। वो उसके साथ अनुबंधन क्यों करना चाहेगा, जो उसे चाहिए वो पहले ही मिल चुका होगा। चलिए मैं आपको क्या बता रहा था कि पश्चगामी के अंदर अधिगम जो है या अनुबंधन जो है वो सबसे कमजोर होता है, सबसे कम अधिगम यहाँ पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि जब घंटी पहले ही क्या है, घंटी जो है वो बाद में बजाएगी भोजन करने के बाद। ठीक है, जब कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया गया उसके बाद घंटी बजाई जाती है तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि उसका कुत्ते का काम था भूख को शांत करना, तो वो भोजन के प्रति उसको भोजन मिल गया, उसको भोजन से काम था। अब चाहे आप भोजन के बाद क्या है आप क्या है घंटी बजा रहे हो, ड्रम बजा रहे हो, कोई फर्क नहीं उसका पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है अनुबंधन जो है सबसे कमजोर होगा। ठीक है भाई, कम होगा। उसके बाद इस कंडीशन में भी कम होगा, इस कंडीशन में भी ठीक ठाक होगा लेकिन कम होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है अधिगम जो है वो सबसे ज़्यादा होगा इस कंडीशन के अंदर, विलंबित के अंदर। विलंबित में आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही हमने क्या है घंटी बजाना स्टार्ट की उसके 2 या 3 सेकंड के बाद हमें क्या है भोजन देना पड़ेगा। ठीक है, 2 या 3 सेकंड के बाद कुत्ते को क्या है भोजन दे दीजिए। तो इस कंडीशन में धीरे धीरे जो क्रिया है वो घंटी के प्रति होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं कंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है भाई, और इसके प्रति अनुक्रिया जो होती है उसे हम क्या कहते हैं कंडीशनल रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, यानी जब क्या है 2-3 सेकंड पहले आप घंटी बजाइए, उसके बाद आप उसके पास भोजन ले जाइए, तो तब क्या है घंटी के प्रति वो लार टपकाना सीख जाएगा। इसे ही हम क्या है अनुबंधन कहेंगे।
ठीक है। और ये अनुबंधन सबसे शक्तिशाली अनुबंधन होगा। तो बाकी हम नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर कुछ और बातें हमें ध्यान रखनी है, तो वो बातें क्या हैं वो अभी हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, 5 मिनट का और टॉपिक बचा है। इसके अंतर्गत आज हमें देखना है कि इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक तो कुत्ते वाला एग्जाम्पल हो ही गया हमारे पास, लेकिन एग्जाम्पल के द्वारा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है वो किस सिद्धांत के अनुसार है। तो यहाँ पे आप देखिए, एक एग्जाम्पल आप देखिएगा कि किसान और बिजुका यानी पुतला की हम बात कर रहे हैं। तो किसान क्या है, जिसके खेत में बहुत सारे मान लीजिए आवारा पशु जो हैं वो उसके खेत में जाकर के नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। तो किसान क्या करता है, एक तो कई बार तो किसान क्या करता है, खुद ही उनको भगाने खेत के अंदर जाता है, और फिर क्या करता है किसान वहाँ पे कई बार पुतला बना करके, एक नकली पुतला जो आदमी की तरह दिखता हो, उसे आदमी वाले कपड़े पहना करके क्या है खेतों के बीचों बीच क्या है खड़ा कर देता है, ठीक है भाई। तो अब क्या है, जानवर जैसे ही उसके पास आते हैं उनको लगता है कि वहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इसलिए वो वहाँ से ही वापस भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो किसान खुद उनको क्या है, पहले खुद भगाया करता था, लेकिन आज जो है पशुओं का जो अनुबंधन है वो बिजुका यानी पुतला के साथ बन गया। तो ये भी अनुबंधन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। उम्मीद है ये बात भी आप आसानी से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट देखिए आप, अनुबंधित उद्दीपन के प्रकार, यानी अनुबंधित उद्दीपन जो है वो कितने प्रकार का होता है। मूलतः यहाँ पे 2 प्रकार हमने लिए हैं, परिवर्तनात्मक और विमुखी, ठीक है। परिवर्तनात्मक क्या होता है, सबसे पहले जब अनुबंधन करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब उस अनुबंधन से अनुबंधनकर्ता को हर्ष होता है, खुशी होती है, संतोष मिलता है, खुशी मिलती है, ठीक है, तब क्या है वो अनुबंधन किसके अंदर आएगा, परिवर्तनात्मक अनुबंधन के अंदर आएगा, ठीक है भाई। और जब क्या है विमुखी अनुबंधन होता है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है पीड़ा और पलायन यानी दुख का अनुभव होता है। जब पीड़ा पलायन, ठीक है, या फिर दुख का अनुभव हो तब हमारे पास विमुखी अनुबंधन, उसे हम कहेंगे विमुखी अनुबंधन है। इसको हम कैसे समझें, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्या है, छोटा बच्चा है, वो मान लीजिए खाना नहीं खा रहा या दूध नहीं पी रहा, ठीक है भाई, खाना नहीं खा रहा या फिर दूध नहीं पी रहा। तो हम क्या करते हैं, उस बच्चे को पहले तो थोड़ा लालच देते हैं कि तुझे ये वाली चॉकलेट मिलेगी अगर तू दूध का ये गिलास पी जाएगा, ठीक है, या फिर खाना खा लेगा तो, ठीक है भाई। तो वो क्या करता है, दूध पी लेता है और फिर उसे हम चॉकलेट दे देते हैं, ठीक है, तो वो खुश हो जाता है। तो इस अनुबंधन को हम परिवर्तनात्मक अनुबंधन के अंदर काउंट करेंगे, ठीक है। विमुखी का मतलब क्या होता है, अब हमारे पास वो बच्चा जो है वो दूध नहीं पी रहा, तो हम क्या है उसे डरा रहे हैं कि दूध पी ले, वरना क्या है एक छड़ी लेके उसके आगे खड़े हो जाते हैं, वरना इससे पिटाई करेंगे, ठीक है भाई, इस छड़ी से पिटाई करेंगे, ठीक है, तुझे पड़ने वाली आज। तो उसको थोड़ा डराते हैं। तो डर की स्थिति में आने से वो क्या है, वो कहता है नहीं मुझे मारो मत, मैं जल्दी से दूध को पी लेता हूँ, खत्म कर लेता हूँ, ठीक है, तो वो दूध पी लेता है। तो इस कंडीशन के अंदर ये जो हमारे पास विमुखी प्रकार का अनुबंधन, ठीक है, कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से अनुबंधन जो 2 तरीके से आपको याद रखना है, परिवर्तनात्मक और विमुखी अनुबंधन होता है। अब बात आती है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो परिवर्तनात्मक जो है ये, इसमें क्या है, अधिगम जो है वो धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे क्या है, परिवर्तनात्मक अधिगम में जो अनुबंधन है वो धीरे धीरे बनता है, लेकिन विमुखी के अंदर क्या है, अनुबंधन तेजी से बनता है। अनुबंधन तेजी से बनता है। कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चे को हम चॉकलेट दे रहे थे, तो वो क्या है पहले नखरे करेगा कि नहीं मुझे नहीं खाना, ठीक है, चॉकलेट, फिर वो पहले 2 चॉकलेट तभी खाऊंगा, ऐसे वो करेगा बातें। लेकिन जैसे ही उसको पता है कि अब मुझे पड़ने वाली है, ठीक है, डंडा लेके हम उसके सामने खड़े हुए, तो फिर वो क्या है जल्दी से उसको फिनिश कर डालेगा दूध को, ठीक है। अब वो बातें कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कभी भी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये अधिगम जो है वो तेजी से होता है, विमुखी अनुबंधन जो है वो तेजी से होता है, परिवर्तनात्मक जो है वो धीरे धीरे होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। उसके बाद जब भी कोई सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसका शिक्षा में क्या उपयोग है, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, वो भी हमें ध्यान रखना है। इससे क्या है, आदतों का निर्माण, रुचियां, अभिवृत्तियों का निर्माण होता है। यानी आदतें, यदि हम किसी भी जैसे दूध पीने वाली आदत हम लगाना चाहते हैं तो उसको अनुबंधन, यानी आप कुछ उनको लालच दे करके कैसे भी क्या है, हम धीरे धीरे उसको आदतों का, अच्छी आदतों का भी निर्माण कर सकते हैं, रुचियां, अभिवृत्तियों का निर्माण किया जा सकता है। अनुचित शब्द कहने से बचें, मतलब क्योंकि जब आप अनुबंधन, आप जो भी शब्द कहते हो बच्चे को,
मान लीजिए आप एक टीचर बन गए, तो क्लास में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसे आप पागल, ठीक है, बेवकूफ़, ऐसे शब्द मत कहिए, क्योंकि ऐसे शब्द जब आप कहोगे तो ऐसे शब्दों का उसके साथ अनुबंधन जब बन जाएगा, ठीक है, तो उसके माइंड में ये बातें घर कर जाएंगी, ठीक है, कि नहीं मैं तो बेवकूफ़ हूँ, तो वो मतलब डीमोटिवेट हो जाएगा, कभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देगा, ठीक है, अच्छे से वो अधिगम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अनुचित शब्द कहने से बचें। अवांछित आदतों का छुटकारा किया जा सकता है। यदि कोई मान लीजिए अवांछित आदतें हैं उसमें, तो धीरे धीरे अच्छी आदतों के प्रति उसे मोटिवेट करके, इनाम वगैरह दे करके क्या है हम उसे क्या है अवांछित आदतों से छुटकारा दे सकते हैं। भाषा सीखने में उपयोगी है, कोई भी भाषा सीखने को बहुत उपयोगी है। दृश्य सामग्री का उपयोग, दृश्य सामग्री का उपयोग यानी जो भी हमारे पास, जब भी हम कोई चीज़ सिखा रहे होते हैं तो उसके लिए हम चार्ट या फिर मॉडल वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो दृश्य सामग्री के अंदर आते हैं। तो वो दृश्य सामग्री जब हम दिखाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का अनुबंधन जो है उस दृश्य सामग्री के साथ जल्दी से बन जाता है, ठीक है भाई, अनुबंधन जो है जल्दी से स्थापित हो जाता है। तो अतः उन्हें जो समझाते हैं बात वो जल्दी से समझ में आ जाती है। इसलिए दृश्य सामग्री का उपयोग भी अनुबंधन के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। या फिर पुनरावृत्ति पर बल, ये सिद्धांत जो है वो पुनरावृत्ति पे बल देता है, यानी आप चीज़ों का दोहरान करो। एक बार आपने कुत्ते के सामने पहली बार घंटी बजाई तो क्या पहली बार ही वो घंटी को देख करके लार आने लगी उसके मुंह में? नहीं, ठीक है, आपने उस प्रयोग को कम से कम 10, 20, 30 बार, 40 बार किया होगा, तभी वो धीरे धीरे जाके अनुबंधन बना होगा, ठीक है। तो ये पुनरावृत्ति पर बल देता है, यानी दोहरान पे ये ज़्यादा बल दे रहा है। डमरू पर बंदर या भालू का नाचना, ठीक है, डमरू पे बंदर या भालू फिर नाचता है मदारी के पास, ठीक है, तो वो भी कैसे नाचता है, धीरे धीरे उसका भी अनुबंधन डमरू की ताल के साथ होता है। तो जैसे जैसे डमरू की ताल बजती है, जैसे जैसे डमरू जो है बजता है, वैसे ही क्या है वो नाचने लगता है, वो ही स्टेप करता है डमरू की ताल के अनुसार, ठीक है। डमरू की ताल जो है वो चेंज करते हैं तो वो स्टेप भी चेंज कर देता है। इस तरीके से ये भी अनुबंधन के सिद्धांत के द्वारा ही हो पाता है। उसके बाद यहाँ पे शायद ये बात आपको ना दिख रही हो, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि क्रो एंड क्रो ने इस सिद्धांत के बारे में कहा था कि ये सिद्धांत केवल वहीं पे लागू किया जा सकता है या अच्छे से फायदा पहुंचा सकता है जहाँ पे हमें चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ पे हमें सोचना ना पड़े, ठीक है, जहाँ पे हमें सोचना ना पड़े वहाँ पे ये अधिगम जो है मतलब ये सिद्धांत जो है वो ज़्यादा कारागार साबित होगा, बढ़िया साबित हो सकता है। लेकिन जहाँ पे जैसे इसने बताया, जैसे हमें सुलेख लिखना है, सुलेख लिखने में क्या है अक्षर बना दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके के, मान लीजिए ये कै बना हुआ है इस तरीके से, तो इसके ऊपर ऊपर क्या बच्चे को इसके ऊपर ऊपर चलाने को कहा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर ऊपर चलाता रहता है, ठीक है, धीरे धीरे चलाता रहता है। फिर जब ये नीचे वाला हटा भी देते हैं, जैसे हमने भोजन को हटाया था, तो वो धीरे धीरे क्या है खुद ब खुद कै बनाना सीख जाएगा, ठीक है भाई। तो क्रो एंड क्रो ने बताया था कि ये अधिगम जो है वो मतलब ये जो सिद्धांत है वे केवल वहीं पे ज़्यादा लाभदायक हो सकता है जहाँ पे हमें चिंतन की आवश्यकता ना पड़े या कम से कम पड़े, ठीक है भाई, चिंतन हमें ना करना पड़े। तो ये क्रो एंड क्रो की बात भी आप याद रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वाटसन का प्रयोग, ठीक है भाई। वाटसन ने भी एक इसी से मिलता जुलता प्रयोग किया था, ठीक है भाई, वाटसन तथा रेनर, ठीक है, ये कई बार इसकी पत्नी लिखा आ जाता है कई बुक में, ठीक है, कि वाटसन और उसकी पत्नी रेनर, ठीक है, और कई बार क्या है एक जो बच्चे का पालन पोषण करती है, ठीक है, नर्स वगैरह, ठीक है, वैसे ही हम क्या है इस रेनर, वैसे भी कई बुक में लिखा हुआ है कि रेनर जो है वो क्या है उसके बच्चे की देखभाल करने वाली औरत थी, ठीक है भाई, उसकी पत्नी नहीं थी, मतलब उसके बच्चे ऑफिस जब जाते थे तो वो उसके बच्चे की देखभाल करती थी, ठीक है। तो इन्होंने अपना प्रयोग जो है अल्बर्ट यानी अपने लगभग क्या है 11 महीने के बेटे पे किया था, 11 मंथ, ठीक है, 11 महीने के अपने पुत्र पे किया था। तो इसने क्या किया कि अल्बर्ट को लिया, अल्बर्ट को धीरे धीरे क्या है, अल्बर्ट जो है वो खरगोश के साथ खेलता रहता था। अल्बर्ट जो है वो उसके घरों में एक खरगोश था, तो खरगोश के साथ अल्बर्ट जो है वो बहुत खेलता था, बहुत हंसी मजाक किया करता था, ठीक है, उसको टच करता था, उसको मतलब बढ़िया महसूस होता था, खुश होता था, उसके साथ वो खेलता रहता था। लेकिन एक दिन क्या किया, इसने कहा कि मुझे ये क्या है इस अनुबंधन को तोड़ना है और कोई नया अनुबंधन इसके साथ स्थापित करना है। तो अल्बर्ट ने क्या किया, वाटसन ने क्या किया, अल्बर्ट जब भी उसके सामने खरगोश आता, जब भी वो उसको टच करने की कोशिश करता, जैसे ही उसे हाथ लगाने की कोशिश करता, वाटसन क्या करता, रिकॉर्डेड आवाजें चलाता जो बहुत भयानक थी, ठीक है भाई, बहुत भयानक आवाजें उसके सामने रिकॉर्डेड आवाजें चला देता था झटक से, ठीक है, अचानक से बहुत तेज आवाज में। तो वो क्या है अल्बर्ट जो था बच्चा वो डर जाया करता था, ठीक है, फिर वो आवाज़ बंद हो जाया करती कुछ समय बाद, फिर वो उसे छूने की कोशिश करता, फिर वो आवाज़ें चलाता, भयानक आवाज़ें फिर से आती, तो फिर वो उसे छूना बंद कर देता, उससे दूर भागता।
धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अल्बर्ट था वो क्या है खरगोश से डरने लगा। ठीक है, खरगोश को देखते ही चिल्लाने लगा। ठीक है, अब उसे टच करना तो दूर दूर से देख लेता, खरगोश को देखते ही चिल्लाने लगता। ठीक है, या फिर खरगोश जैसी कोई और क्या है सॉफ्ट चीज उसके सामने आती तो उससे भी वो क्या रुई वगैरह उसके सामने आ जाती सफेद रंग की, तो वो उससे भी डरने लगता। ठीक है, क्योंकि उसे लगता कि अभी ये मेरे लिए खतरा हो सकती है क्योंकि इससे भयानक आवाजें आती हैं। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे क्या है वो अनुबंधन टूट करके उसके साथ एक नया अनुबंधन जोड़ दिया गया जो कि आवाज का था, वो उससे डरने लग गया। ठीक है भाई, तो ये भी प्रयोग किसने किया था? वाटसन ने किया था। इसे हम प्रतिस्थापन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान रख लेनी है एक्स्ट्रा। इसमें आपको ध्यान रखना है कि वाटसन ने प्रयोग किसके ऊपर किया था? अल्बर्ट के ऊपर किया था। ठीक है भाई, और इनके जो है वाटसन का प्रयोग जो है वो किस पे आधारित था? मतलब किन किन ने किया था? वाटसन और रेनर ने किया था, दोनों ने मिलकर के किया था। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए आज का वीडियो लेक्चर जो है वो बेहद बेनिफिशियल रहेगा। यदि आप इस सिद्धांत किसी भी सिद्धांत को आप इस तरीके से पढ़ते हो तो मेरा मानना है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। ठीक है, और वैसे अभी थोड़ा सा क्या है कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अभी जो क्योंकि रीट के एग्ज़ाम का विवाद चल रहा है, तो क्योंकि अभी जो बच्चा मेहनत से इतने नंबर ला पाता है, ठीक है, हमने मेहनत की थी तो मेहनत से हम इतने नंबर लेकर के आए। ठीक है, और आपको भी दिलाने की कोशिश करेंगे, घबराइए मत। अब बात वो नहीं होती कि हमें डर लग रहा है कि अपनी मेहनत पे हमें शक है कि हम दोबारा एग्ज़ाम होगा तो नहीं कर पाएंगे, बात वो नहीं है। और दोबारा अगर एग्ज़ाम होता है तो भी हम क्या है सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है इसकी गारंटी नहीं है कि आने वाला पेपर जो है वो कम समय में हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये थोड़ा और लंबा चला जाए, और ये भी हो सकता है कि आने वाले पेपर के अंदर फिर से नकल हो सकती है। तो फिर उस नकल को रोकने का समाधान पेपर को रद्द करना मेरे हिसाब से थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि जिन्होंने मेहनत की यदि बहुत वृहद स्तर पे हुआ तो फिर तो करना ही पड़ेगा, सरकार का जो निर्णय हमें मानना पड़ेगा, फिर से दोबारा तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी करते हुए भी आपको तैयारी करवा देंगे, निश्चिंत रहिए। तो वीडियो जो हैं वो लगातार आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे अभी कुछ दिनों में। ठीक है, धीरे धीरे लगातार डेली वीडियो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मैथ्स के, साइंस के और साइकोलॉजी के। तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि इसमें टाइम बहुत जाता है गाँव में रहने की वजह से, और कई बार जो सेपरेट रूम भी नहीं है हमारे पास, अलग रूम भी नहीं है, तो एक ही रूम के अंदर या एक दो रूम है हमारे, वो क्या है पूरा उनके अंदर सामान वगैरह या दोनों के अंदर जो है आना जाना लगा रहता है। तो इस तरह से क्या है वो वीडियो शूट करना थोड़ा सा कई बार कंडीशन वैसी नहीं बन पाती, स्थिति वैसी नहीं होती कि वीडियो शूट की जाए। कई बार गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, कई बार और हो गया। ठीक है, और कई बार क्योंकि इधर उधर शोर बहुत हो रहा होता है तब भी वीडियो शूट नहीं की जा सकती, या फिर वीडियो शूट हो जाती है तो उसको एडिट करना, अपलोडिंग करने में समस्या आती है, इंटरनेट की स्पीड उतनी नहीं है अच्छी। तो ये सभी बात आप मानता हूँ कि आप समझ रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आप कि आपको वीडियो जो है वो समय पे मिलती रहे, तो निश्चिंत रहिए। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आपको बता दें कि हमारे इस TET मैथ्स YouTube चैनल पर आपको रीट 2022 की तैयारी करवाई जा रही है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे जो नए आने वाले वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।